Hello everyone, welcome to my YouTube channel Max Safety at Raved. Thank you for joining with us. Today I will discuss about demolition. Demolition का वैसे शाब्दिक अर्थ होता है तोड़ फोड़ करना, किसी भी चीज़ को हटाना। लेकिन अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन में इसका थोड़ा सा जो डेफिनेशन है वो अलग है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम बात करें डेमोलिशन की, तो डेमोलिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जरिए से किसी भी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं किसी बिल्डिंग को या स्ट्रक्चर को, या स्ट्रक्चर के किसी भी पार्ट को, यानी उसका किसी भी हिस्से को हम क्या करते हैं, डेमोलिश करते हैं, यानी ख़त्म करते हैं। कभी कभी जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसमें लोड होता है, यानी जैसे मान के चलिए मकान है, बिल्डिंग है, या इस तरह कोई स्ट्रक्चर है, तो कभी कभी ये जो हमारा स्ट्रक्चर होता है लोड बेयरिंग होता है, ठीक है। और जो वो स्ट्रक्चर होता है उसकी जो फिजिकल इंटेग्रिटी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसको हम लोग डेमोलिश करते हैं। डेमोलिशन जो हम करते हैं, ठीक है, तो कभी कभी वो पार्ट हमारा मूवेबल भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, या वो परमानेंट कंस्ट्रक्टेड हमारा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, डेमोलिशन का काम करते हैं। इससे हमारा बिल्डिंग है, शेड है, टावर है, चिमनी स्टैक्स हैं, साइलर्स हैं, स्टोरेज टैंक्स वगैरह हैं, तो इन सब में हम लोग डेमोलिशन का काम मोस्टली करते हैं। अब हम आगे बात करेंगे जो डेमोलिशन हम लोग करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इमेज से देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डेमोलिशन के प्रोसेस को एक इमेज के थ्रू हम दिखाने की कोशिश किए हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग है ये परमानेंट हमारा कंस्ट्रक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, ये हमारे कुछ पाइप्स हैं, ठीक है, ये भी बिल्डिंग्स हैं, इसको भी डेमोलिश किया जा रहा है। अलग अलग हमारे मेथड्स होते हैं डेमोलिशन करने का, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले वो कुछ और बातें हैं जो पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ कुछ आपको डेमोलिशन से रिलेटेड हम हैज़र्ड्स पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि जब भी डेमोलिशन किया जाता है तो डेमोलिशन से रिलेटेड कुछ हैज़र्ड्स होते हैं। वो हैज़र्ड्स इस तरह से हैं, जैसे मान के चलिए पहला हमने जो लिखा है वो स्ट्रक्चरल कोलैप्स लिखा है। सपोज आप जिस स्ट्रक्चर को आप डेमोलिश करने जा रहे हैं वह स्ट्रक्चर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या रॉन्ग वे से उसको डेमोलिश किया जा रहा है, तो कभी कभी क्या होता है, वो पूरा का पूरा जो ढांचा होता है ना, पूरा का पूरी की पूरी जो इमारत होती है वो धराशायी हो जाती है, ढह जाती है, गिर जाती है। और इस तरह से गिरना या प्रीमेचर कोलैप्स होना कभी कभी हमारा हैज़र्ड्स का कारण बन जाता है, यानी उसमें जो हमारे मशीन ऑपरेटर्स होते हैं, या जो मशीन होते हैं, या जो आसपास जो हमारे वर्कर्स होते हैं, पब्लिक्स होते हैं, वो कभी कभी उसके चपेटे में आ जाते हैं, उसकी जान चली जाती है। तो एक हैज़र्ड्स है स्ट्रक्चरल कोलैप्स। दूसरा है फॉलिंग डेब्रिस, क्योंकि जब हम लोग बिल्डिंग को तोड़ फोड़ करते हैं तो उससे टूट टूट कर जो डेब्रिस निकलता है, जो रोड़ा वगैरह निकलता है, तो वो गिरता है, वो भी एक हैज़र्ड्स के कारण होते हैं। अगर किसी को लग जाए या किसी भी इक्विपमेंट पर गिरे या इधर उधर अगर वो बाहर निकल के गिरता है तो किसी को भी इंजर्ड कर सकता है, या सीरियस इंजरी भी हो सकती है। तो फॉलिंग डेब्रिस का होना भी एक तरह से हैज़र्ड्स है। एक्सपोजर टू हैज़ार्डस मटेरियल्स, कभी कभी जो हम लोग डेमोलिशन का काम करते हैं, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग डेमोलिश करते हैं, कभी कभी उस मकान के अंदर, उस स्ट्रक्चर के अंदर, या उस टैंक, या जो साइलस होते हैं, पाइप्स होते हैं, उसके अंदर कभी कभी हैज़ार्डस मटेरियल होते हैं, तो उसका कभी कभी वर्कर्स एक्सपोज करते हैं। कभी कभी वो पॉइजनस होता है, या कभी कभी वो काफ़ी मतलब हैज़ार्डस होता है, और एक्सपोज होने की वजह से कभी कभी वर्कर बेहोश भी हो जाते हैं, उसकी जान भी जाने का खतरा होता है। तो ये भी एक हैज़र्ड्स होते हैं ड्यूरिंग डेमोलिशन। नॉइज़ एंड वाइब्रेशन, जब हम लोग मैकेनिकल डेमोलिशन करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, और बहुत ज़्यादा वो वाइब्रेट भी करने लगता है ऑब्जेक्ट्स, और वाइब्रेटर मशीन के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं, डेमोलिशन का काम को करते हैं, तो ये भी एक हैज़र्ड्स होने की वहाँ संभावना बनी रहती है। इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स, इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह उसमें होते हैं। कभी कभी वायर जो है प्रॉपरली डिस्कनेक्टेड नहीं किए जाते हैं, या उस वायर को काटा नहीं जाता है मेन कनेक्शन से, और वो जुड़ा ही रह जाता है। और जब हम लोग डेमोलिशन का काम शुरू करते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह लगने के चांसेस बने होते हैं। तो इलेक्ट्रिक हैज़र्ड्स भी होने की संभावना होती है जब हम लोग डेमोलिशन का काम करते हैं। डस्ट एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स, आप देख सकते हैं इमेज में ही कि जब
किसी भी स्ट्रक्चर को हम लोग डेमोलिश करते हैं और ढह ढह करके जब उसके पार्ट्स और उसके पीसेस गिरना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से डस्ट और एयरबोर्न पार्टिकल्स उड़ना शुरू होता है। अगर आप प्रॉपर सेफ्टी और प्रॉपर पीपी के साथ अगर आप जॉब को नहीं करते हैं या वर्क को नहीं करते हैं तो डेफिनेटली डस्ट का एक्सपोजर होना, एयरबोर्न का एक्सपोजर होना, उसका इन्हेलेशन का होना बहुत ज़्यादा चांसेस बना हुआ होता है। इसलिए वहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ता है। जब चीज़ें टूट टूट कर गिरती हैं तो ऑटोमेटिक वहाँ से क्या होता है, डस्ट जनरेट और क्रिएट होना शुरू होता है। तो डस्ट एंड एयरबोर्न पार्टिकल्स ये भी एक हैजर्ड्स हैं जो ड्यूरिंग डेमोलिशन होता है। फायर एंड एक्सप्लोजन, फायर एंड एक्सप्लोजन की अगर हम बात करें, कभी कभी हम लोग जो डेमोलिशन करते हैं तो डेमोलिशन ऐसे टैंक को करते हैं या ऐसे पुराने स्टोरेज टैंक को करते हैं, पाइपलाइंस को करते हैं, साइलेंस को करते हैं, वेसल्स को करते हैं, जो ऑलरेडी उसमें क्या होता था कि किसी केमिकल को रखा जाता था जो फ्लेमेबल था, एक्सप्लोसिव था। तो क्या होता है कि खाली होने के बाद भी कुछ रेसिड्यू उसमें रह जाते हैं और उसमें कुछ गैसेस रह जाते हैं, और जैसे ही हम लोग डेमोलिशन का काम शुरू करते हैं और उसमें किसी तरह का स्पार्क या हॉट जो हमारा कटर वगैरह के थ्रू हम लोग जब उसको काटने की कोशिश करते हैं तो फायर एंड एक्सप्लोजन होने के चांसेस होते हैं। तो फायर एंड एक्सप्लोजन होने का भी चांसेस बना होता है ड्यूरिंग डेमोलिशन। और वैसे भी डेमोलिशन में मोस्टली जब हम लोग काम करते हैं तो उसमें ऑटोमेटिक चिंगारी वगैरह भी क्रिएट होता है, तो इससे भी ऐसे अगर रेसिड्यू ऑलरेडी पहले से हैं तो वहाँ फायर एंड एक्सप्लोजन होना है ना पॉसिबल है। तो फायर एंड एक्सप्लोजन भी एक वहाँ हैजर्ड हो सकता है। हैवी मशीनरी हैजर्ड्स, हैवी मशीनरी हैजर्ड्स का मतलब ये है कि जब हम लोग डेमोलिशन का काम करते हैं तो बहुत भारी भारी हम लोग मशीन वगैरह का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये फोटो जो आप देख रहे हैं, इस बंदे को देखिए, ये जो वाइब्रेटर मशीन का यूज़ कर रहे हैं ये काफ़ी भारी भरकम होता है, काफ़ी लोडेड होता है, और अगर प्रॉपर केयर ना किया जाए या कभी कभी क्या होता है कैपेसिटी से बियॉन्ड वो भारी होता है या लंबे समय तक हमको उस मशीन के साथ काम करना पड़ता है, तो कभी कभी उस मशीनों के चपेटे में हम आ जाते हैं और इस तरह से हैवी मशीनरी हैजर्ड्स भी हमारे डेमोलिशन प्रोसेस में बना रहता है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब ये होता है कि जब हम लोग किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी इस तरह के पाइप को, वेसल को, टैंक को या इस तरह बिल्डिंग्स को हम लोग जब डेमोलिश करते हैं तो डेफिनेटली टूटने के बाद वहाँ कई तरह के इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्या होते हैं, रिलीज होना शुरू होते हैं। जैसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, एयरबोर्न्स होते हैं, गैसेस होते हैं, ठीक है, धूल वगैरह होते हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को क्या करता है, वो पॉल्यूट करता है, इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। तो डेमोलिशन से हमारा इन्वायरमेंट पर भी क्या पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है। अगला है हमारा मैनुअल हैंडलिंग एंड एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स, कि जब हम लोग डेमोलिशन का काम करते हैं तो डेमोलिश किए हुए जो डेब्रिस होते हैं, जो हमारे पीसेस होते हैं, उसको कभी कभी मैनुअली क्या करना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। तो कभी कभी वर्कर क्या होता है, प्रॉपर वे से जो उसकी लिफ्टिंग करनी चाहिए, उसकी जो प्रॉपर वे से उसकी जो एक जगह से दूसरी जगह मूविंग करनी चाहिए, लेके जाना चाहिए, या उसको हैंडलिंग करना चाहिए, उठाना चाहिए, झुकना चाहिए, या किसी भी सामान को कैरी करना चाहिए, उसका जो प्रॉपर गेस्चर एंड पोस्चर होता है, या मैनुअल हैंडलिंग के जो प्रॉपर टेक्निक्स होते हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस तरह से एर्गोनॉमिक हैजर्ड्स होने की भी संभावना बनी रहती है। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि जब भी हम लोग डेमोलिशन का काम करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग काम करेंगे, प्रॉपर एक अच्छे से प्लान को डेवलप करेंगे, फिर हम लोग डेमोलिशन का काम करेंगे। जितने भी वर्कर उस डेमोलिशन से जुड़े हुए हैं सबको पहले एडिकेट एंड सफिशिएंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, और जो अप्रोप्रिएट सेफ्टी इक्विपमेंट हैं वो सारे इक्विपमेंट को हम यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि किसी तरह के जो हैजर्ड्स हैं डेमोलिशन के दौरान या डेमोलिशन एक्टिविटीज़ के दौरान उसको कंट्रोल किया जा सके, उसको मैनेज किया जा सके। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कुछ हम सेफ्टी प्रोसीजर्स की बात करें, जब हम लोग डेमोलिशन का वर्क करेंगे तो कुछ सेफ्टी प्रोसीजर्स होते हैं, उन प्रोसीजर्स को हमको पालन करते हुए काम को करना चाहिए। पहला हमारा प्रोसीजर ये होता है कि जब भी हम लोग डेमोलिशन का काम करेंगे तो प्री डेमोलिशन प्लानिंग होनी चाहिए। यानी सबसे पहले हमको प्रॉपर वे से जिस स्ट्रक्चर को, जिस बिल्डिंग को हम लोग डेमोलिश करने के लिए जाना चाहते हैं, सबसे पहले उस बिल्डिंग को अच्छे से विजिट करना चाहिए, उसका प्रॉपर और एक कायदे से एक अच्छा सा रिस्क असेसमेंट उसका तैयार करना था, जाके उससे जुड़े हुए कोई हैजर्ड्स हैं जैसे कि एस्बेस्टस हैं, लीड हैं या इलेक्ट्रिकल लाइन्स वगैरह तो नहीं है। तो प्री डेमोलिशन प्लानिंग में हम प्रॉपर वैसे पहले क्या करेंगे, रिस्क असेसमेंट अच्छे से करेंगे, उससे जुड़े ताकि सारे हैजर्ड्स को क्या करें, हम
पहले शट आउट करें। उसके बाद परमिट्स एंड रेगुलेशन। परमिट एंड रेगुलेशन में ये होता है कि जब भी हम लोग किसी तरह का डेमोलेशन का काम करेंगे तो वहाँ के जो लोकल लॉज हैं, वहाँ के जो रेगुलेशन हैं, उनको हम पालन करेंगे और उस काम को करने के लिए प्रॉपर जो परमिट टू वर्क होता है, परमिट टू वर्क को हम ऑब्टेन करने के बाद, परमिट टू वर्क रिसीव करने के बाद ही हम काम को करेंगे। इसलिए किसी भी डेमोलिशन काम को करने से पहले परमिट्स एंड रेगुलेशन का फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये था हमारा जनरल प्रोसीजर ऑफ डेमोलिशन। अगला पॉइंट है कि कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है जितने भी टीम मेंबर्स हैं, ठीक है, और जितने भी वहाँ रेस्पॉन्सिबल बंदे हैं और जो भी डेमोलिशन एक्टिविटीज़ में क्या है जुड़ने वाले हैं, जो भी आसपास के पब्लिक्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं, सबके साथ डेमोलेशन से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है, क्लियर कम्युनिकेशन को मेंटेन करना, सब लोगों के साथ सारी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना, सबको अच्छे से ट्रेनिंग देना और उस डेमोलेशन से होने वाले जो भी हैजर्ड्स हैं उनके बारे में सारे लोगों को इन्फॉर्म करना, बताना और उसके जो भी कंट्रोल मेजर्स हैं उनको प्रॉपर वे से है ना लेना और उसके अंडर में काम को करना। तो कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जो डेमोलिशन का काम करते हैं तो वहाँ इमरजेंसी होने के भी चांसेस होते हैं। तो अगर लगता है कि ऐसे डेमोलिशन का वर्क जहाँ इमरजेंसी भी हो सकता है तो इमरजेंसी से रिलेटेड की जो भी तैयारियां होती हैं वो सारी तैयारियां करनी है, जैसे कि फर्स्ट एड वगैरह का वहाँ होना, ठीक है, इवोक्यूशन रूट्स वगैरह का क्लियर होना, ठीक है, और इमरजेंसी में कौन कौन लोग हेल्पफुल रहेंगे, किसका साथ आना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, उन सब लोगों को वेल इन्फॉर्म करना, उन लोगों को अच्छे से बताना और कुछ लोगों को खास तौर पे ड्यूरिंग डेमोलिशन ऐसी जगहों पे रहना, ये इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस होता है। तो इसका भी करना बहुत ज़रूरी होता है। वेस्ट मैनेजमेंट की बात अगर हम करें तो बहुत सारे हमारे जो डेमोलिशन होने के बाद जो हमारे वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो अवशेष हमारे होते हैं, तो कभी कभी वो काफ़ी हैजार्डस मटेरियल्स होते हैं, वो इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर वे से उनको क्या करना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है, कहीं दूर में और सेफ जगह में उसको डिस्पोज करना पड़ता है। तो उसके लिए जो भी प्लानिंग करनी वो सारी प्लानिंग करके हमको काम को करना चाहिए। तो ये था हमारा जनरल सेफ्टी प्रोसेस फॉर डेमोलिशन। इसलिए चाहिए कि ये सारे मेथड्स को, ये सारे सेफ्टी प्रैक्टिसेस को जब भी हम लोग डेमोलिशन करें तो अच्छे से क्या करें, इसको मेंटेन करें, उसको कंडक्ट करें, ताकि वर्कर, पब्लिक और इन्वायरमेंट से जुड़े हुए जो भी हैजर्ड्स हैं वो कम से कम हों और ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी में सारे लोग रहें। अगला हम बात करेंगे यहाँ कुछ हम डेमोलेशन के मेथड की। जो डेमोलेशन का वर्क किया जाता है उसके कई मेथड्स होते हैं और इन मेथड के जरिए से हम लोग डेमोलेशन का काम करते हैं। पहला हमने लिखा है मैनुअल डेमोलेशन। मैनुअल डेमोलेशन में क्या होता है, जो हमारे वर्कर्स होते हैं ना वो मैनुअली काम करते हैं। जैसे उसमें क्या होता है, सलेज हैमर्स का यूज़ करते हैं, स्प्रे बार्स का यूज़ करते हैं, जैक हैमर्स का यूज़ करते हैं, या इस तरह का जो नॉर्मल हमारा हैमर्स होते हैं उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने फोटो में आपको दिखाने की कोशिश किया है, इस तरह से अगर हम मैनुअली क्या करते हैं, अगर किसी भी स्ट्रक्चर या किसी भी बिल्डिंग या किसी भी इक्विपमेंट को अगर हम डेमोलिश करते हैं तो इस तरह से डेमोलिशन करने को हम लोग मैनुअल डेमोलिशन कहते हैं। जो भी वर्कर इस तरह के डेमोलिशन करें उनका ट्रेंड होना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग होना, उनको प्रॉपर जो भी सेफ्टी इक्विपमेंट वगैरह देना चाहिए वो सब देना बहुत लाजमी होता है। अगला हम बात करेंगे मैकेनिकल डेमोलिशन की। मैकेनिकल डेमोलिशन में क्या होता है कि हम लोग एक्सकवेटर का यूज़ करते हैं, बुलडोजर का यूज़ करते हैं, ठीक है, और कभी कभी जो हमारे बॉल करेंस होते हैं उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं। जैसा कि आप इमेज से देख सकते हैं कि ये हमारा बुलडोजर है, ठीक है, ये हमारा क्रेन है, क्रेन के साथ ये बॉल लगा हुआ है। तो बॉल एंड क्रेन मेथड इसको कहा जाता है ना, रैकिंग बॉल है ये। इस बॉल को इसमें अटैच करके भी हम लोग डेमोलेशन का काम करते हैं। यानी किसी मशीन का अगर हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी भी डेमोलेशन को करने के लिए, जैसे बुलडोजर, एक्सवेटर, ठीक है, या क्रेन वगैरह का, तो हम इसको मैकेनिकल डेमोलिशन कहते हैं। मैकेनिकल डेमोलिशन जब भी हम करें तो एक बात का ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हमारे ऑपरेटर होते हैं, यानी जो भी क्रेन का ऑपरेटर होते हैं, बुलडोजर के जो भी ऑपरेटर्स होते हैं, एक्सकवेटर के जो ऑपरेटर्स होते हैं, उनका ट्रेंड एंड स्किल्ड होना, एक्सपीरियंस्ड का होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और मेंटेन ए लार्ज क्लियर एरिया अराउंड द डेमोलेशन साइट टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम फ्लाइंग डेब्रिस। और कहना चाहते हैं कि जहां भी इस मशीन को ऑपरेट किया जाता है तो उसके आसपास बिल्कुल एरिया क्या होना चाहिए, खाली होना चाहिए, ताकि कोई भी जो डेब्रिस अगर फ्लाइंग करके वो इधर उधर गिरता है तो किसी भी आदमी को इंजर्ड ना करे। अगला हम बात करेंगे एक्सप्लोसिव डेमोलेशन की। एक्सप्लोसिव डेमोलेशन में क्या होता है कि
इसमें जो है कंट्रोल्ड एक्सप्लोसिव है ना केमिकल का यूज किया जाता है, और इसके जरिए से हम लोग बिल्डिंग को क्या करते हैं, हम लोग गिराने की काम करते हैं। जैसा कि आपको इमेज में दिखा सकते हैं कि ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये कंट्रोल एक्सप्लोसिव केमिकल्स हैं। इसको सबसे पहले सेट किया जाता है, सेट करने के बाद फिर इस बिल्डिंग को ढाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सप्लोसिव डिमोलिशन, यानी इसको इम्प्लोजन भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो डेमोलिशन से रिलेटेड। तो ज़रूर आप इसको देखें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली।